प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हमारे अग्रज श्री अमित शर्मा जी और पुष्कर अवस्थी जी, दोनों को स्वागत, दोनों को राम राम। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वह है महाकुंभ। क्यों है ये विषय? क्योंकि इसके बहुत सारे आयाम हैं और इसका सबसे अच्छा तरीके से जो हम सवाल पूछ सकते हैं उनसे जो प्रत्यक्ष अनुभव करके आए। तो अमित शर्मा जी महाकुंभ से लौटे हैं और महाकुंभ पर बातचीत चर्चा बहुत ज्यादा आवश्यक है, लगातार आवश्यक है, क्योंकि ये सनातन समाज की, हिंदू समाज की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये सिर्फ और सिर्फ आज एक साल की व्यवस्था की बात नहीं कि वहां कुछ व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। ये जो वहां दिख रहा है, ये सनातन समाज के हजार साल के, हमारे लाखों करोड़ों पूर्वजों के जरा जरा जो उन्होंने अंशदान दिया है, वो सब आज इकट्ठा होके आज हमको इस महाकुंभ में दिख रहा है। सबसे पहले अवनीश शर्मा जी से, अवनीश सर, क्या देख के आए आप, क्या अनुभव करके आए? जी, बड़ा प्रश्न आपने बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा कि क्या देख के आए, क्या अनुभव किए, बस इसी पर बात होनी चाहिए। ताकि जो जाने वाले हैं, जो अब तक नहीं पहुँचे हैं, जो लगातार जा रहे हैं, ऐसे हमारे करोड़ों-करोड़ों सनातनियों को कम से कम प्रयाग की धरती से लौटने के बाद मेरा प्रणाम। हमारे यहाँ सनातन में एक बात कही गई है संदीप जी, कि जो गंगा नहा के चला आए या जो तीर्थ करके चले आए, अगर उसको भी नमस्ते कर लीजिए, तो उसके पुण्य लाभ में से कुछ हिस्सा आपके पास आ जाता है। तो ये तो हमारा सनातन विश्व बंधुत्व की बात करता है और सबको साथ लेके चलने की बात करता है। बहरहाल, मैं कोई धर्माचार्य नहीं हूँ, मैं कोई वेदों का ज्ञाता या इस तरह का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए कुंभ के पौराणिक महत्व और बाकी सारी चीज़ों पर मैं नहीं जाऊँगा। प्रारब्ध के वीडियो पे मैंने आर्काइव से कुछ कार्यक्रम किए हैं, वो लगातार चल रहे हैं, वो पर्याप्त है। साहब देखिए, मैंने देखा क्या कुंभ में, और मुझे लगता है कि आज की बातचीत से हम लोग 2-3 बिंदुओं को ज़रूर टच करें, ताकि यह वीडियो केवल कुंभ के महात्म, वहाँ की व्यवस्थाएँ कैसी हैं, इसके अलावा कुछ एक लोगों तक जानकारी भी पहुँचे कि कैसे कुंभ जाया जा सकता है, क्योंकि बहुत तरीके की बातें चल रही हैं। वहाँ राजनीति भी हो रही है, लेकिन उसी के साथ-साथ सकारात्मक बातें चल रही हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाने वाले वहाँ से फ़ोटो डाल रहे हैं, साथ में ये बता रहे हैं और अपने स्तर से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आप वहाँ सुगमता से पहुँच सकते हैं, कैसे आपके रुकने की व्यवस्था हो सकती है। तो ये होता है कि कैसे जनता एक-दूसरे को तीर्थ करा रही है, ये सनातनियों का भाव है। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पर कि मैंने क्या देखा? अगर मैं कहूँ कुंभ की मेरी जितनी भी उम्र है, ये मेरा तीसरा कुंभ। 13 का कुंभ मैंने देखा, उसके बाद 19 का कुंभ मैंने देखा, और ये कुंभ है जिसमें पहली यात्रा है, और अगर ईश्वर चाहेंगे तो इससे आगे भी कुंभ की यात्रा होगी। सर जानते हैं क्या देखा? 2013 में मैंने अपने पैरों के नीचे झूसी की साइड, आज जिसको सेक्टर 18 बोला जाता है, जहां सबसे बड़े टेंट लगे हुए हैं, जो पूरे पूर्वांचल की साइड से आने वाले, पूरे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल की तरफ से आने वाली, मेरी एंट्री 2013 के कुंभ में उसी रास्ते से हुई थी। और साहब, मैंने जो देखा अपने पैरों के नीचे बजबजाती हुई टट्टियां, ये मेरा पहला साक्षात्कार। गंगा में डुबकी लगाने से पहले मल-मूत्र, मैं किसी राजनीतिक आरोप पर नहीं जाऊंगा कि प्रयाग स्टेशन पर कैसे कितने लोग मर गए, मैं इस पर भी नहीं जाऊंगा कि व्यवस्थाएं कैसी थी, लेकिन आप तीर्थ जा रहे हैं और तीर्थ में एंटर करते ही गंगा की रेती पर आपको केवल टट्टियां ही टट्टी, मैं जानता हूं कि वितृष्णा हो का भाव आ रहा होगा कुछ दर्शकों पर, लेकिन यही देखा था। तो 2013 उसके 13 को कुंभ को हम हटा देते हैं। अब आते हैं 2019 के कुंभ। 2019 के कुंभ में मेरा पहला साक्षात्कार था। मैं डरते-डरते गया था और मैंने पाया कि वहां पर एक पूरा विकसित शहर, तो आज के इस महाकुंभ में केवल उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, उसका दायरा बढ़ गया है। ये व्यवस्थाएं कोई भी नहीं है। ये हम सारे लोग 2019 वाले कुंभ में देख चुके हैं प्रयागराज में। सैनिटेशन की बात हो, जल की बात हो, सफाई की बात हो, और एक चीज आपको बताऊं, जैसे हम लोग जब बात करते हैं डेवलपमेंट पर, तो क्या कहा जाता है कि आप ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित कर दीजिए, आप पहुंच बना दीजिए, यानी सड़क, रेल मार्ग और बाकी सारी चीजों की सुविधाएं सरकार दे दे, डेवलपमेंट के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। प्लानर वहां पे प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, इंडस्ट्रीज वहां पे इंडस्ट्री लगाना शुरू कर देता है, रहने वाले जाके वहां बसने लगते हैं और विकास होना शुरू हो जाता है।
महाकुंभ और इसके पहले कुंभ में सरकार ने यही किया, मेला प्रशासन ने यही किया, मेला अधिकारी ने यही किया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेक्टर्स बनाए। आज आपको पता है लोअर परेड ग्राउंड यह अब अस्थाई व्यवस्था हो चुकी है, जो 2019 के कुंभ में पहली बार उस सड़क का नाम रखा गया था। चौराहे, विश्वामित्र चौराहा हो, चाहे शंकराचार्य चौराहा हो, चाहे महाराणा प्रताप चौराहा हो, ये चौराहे अब किसी अस्थाई कुंभ शहर के नहीं हैं। कल को महाकुंभ खत्म हो जाएगा, 2019 में महाकुंभ खत्म हो गया था, सब तरफ रेता ही रेता दिखाई देता है संगम के तमाम उस फैले हुए जगह पर, कोई सड़क नहीं रह जाती, कोई कुछ नहीं रह जाता। लेकिन अगले कुंभ में, अगले माघ मेला में थोड़ा सीमित स्तर हो जाता है, कुंभ में थोड़ा बड़ा हो जाता है, महाकुंभ में आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये होता है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप कर दिया। मैं आपको एक करिज्मेटिक चीज बताता हूं, दंग रह जाएंगे आप। मैं नाम ले रहा हूं, कोई जाके उसको वेरीफाई कर ले। सेक्टर 18 वहां गंगा महासभा की एक शिविर लगा है। आपको पता है 2019 में वो शिविर जिस प्लॉट नंबर 28 पे लगा था, वही प्लॉट नंबर 28, वही साइज इस बार फिर उसको अलॉटेड है और वो शिविर वही है। ये एक शिविर की बात नहीं, ये ऐसे तमाम शिविरों की बात है। दूसरा, लोग कहते हैं साहब कि वहां पर 30,000 40,000 से शुरुआत हो रही है, 1 लाख 1.5 लाख तक जा रही है। हाँ बिल्कुल, इसी देश में अंबानी का बंगला भी है, वह एक अलग सेक्टर है। अरेल सेक्टर में आप जाएंगे, आपको इस तरह की अफोर्डेबिलिटी, लेकिन वहीं पर 100 रुपए में गद्दा, चद्दर, तकिया, पीने का पानी, जलते हुए वो बाहर अलाव, क्योंकि अंदर अलाव बिल्कुल कल्पवासियों तक में। आप सोचिए कितनी व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। पूरे कुंभ क्षेत्र में कहीं भी कोई हीटिंग एलिमेंट, हीटर्स अलाउड नहीं है। अलाव की भरपूर व्यवस्था है, लेकिन वो बाहर सड़कों पर अलाव की भरपूर व्यवस्था है। तो इस तरह की बात। अब एक चीज आते हैं, ये तो रही सरकार की व्यवस्था जिसने व्यवस्था की है, या प्रशासन की व्यवस्था जिसने व्यवस्था कर दिया, सारा तामझाम सजा दिया है। अब आते हैं दूसरा पक्ष जो सहभाग कर रहा है, वो सनातनी जो जा रहे हैं। साहब मैंने एक चीज देखा, मैंने जब प्रवेश किया, मैं लखनऊ की तरफ से गया था और वहां पर अलग अलग सड़कें बनाई गई हैं। जहां तक भीड़ की बात है और ट्रैफिक कंट्रोल की बात है, उसका बड़ा अच्छा तरीका अपनाया है इन लोगों ने। होता क्या है, मेला प्रशासन कुंभ के अंदर, उसके बाद कुंभ क्षेत्र के बाहर प्रयागराज शहर में जैसे जैसे भीड़ का घनत्व बढ़ता है, वैसे वैसे ये बैरिकेडिंग और आना जाना प्रतिबंधित कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है कि एक डेट को आप जाएं या कोई जाए तो आपकी गाड़ी पार्किंग में रोक दी जाए। यह भी संभव है कि अगर कोई मुख्य स्नान पर्व नहीं है तो आपकी गाड़ी सीधे संगमनोज तक पहुंच जाए। ऐसा हुआ है संक्रांति के और ये मौनी अमावस्या के बीच में, ऐसा हुआ है। 5 तारीख तक की प्रतीक्षा कर लीजिए। जैसे ही बसंत पंचमी बीतेगी, मुख्य स्नान बीतेगा, कल के मौनी अमावस्या के बाद स्थिति फिर वही हो जाएगी। अब एक चीज, सहभाग का स्तर। साहब मैंने प्रयागराज की सड़कों पर कुंभ के अंदर लोगों को अपनी मर्सिडीज, अपनी बीएमडब्ल्यूज सड़कों के किनारे खड़े करके और बच्चों सहित पैदल ट्रैक करते हुए देखा है, अगर भीड़ की व्यवस्था ऐसी है कि उनको अलग किसी सर्किल में रोक दिया गया उनकी गाड़ी। ये मैंने देखा है। मैं जब ये कह रहा हूं मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू, तो मैं कहीं से ये नहीं कह रहा हूं कि ये सो कॉल्ड अपने अफोर्ड करने वाला जो सेक्शन है वो कोई एहसान कर रहा है सनातन पर, या उसकी वजह से सनातन का ये महाकुंभ बहुत बड़ा हो गया और बड़ा विशाल है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वे लोग जो जातियों की गिनती करते हैं, वे लोग जो ये कहते हैं कि साहब ये तो अंधविश्वास है, वे लोग जो ये कहते हैं कि अरे साहब 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर पैदल, ये झूठ बात है सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो चेहरे हंस रहे थे, वो बच्चे एंजॉय कर रहे थे, उनमें वो दिख रहा था। आपने वो वीडियो देखा है ना, एक दादा अपने पोते को, वो नंगे पोते को कैसे, वो वायरल है वीडियो। इस तरह के वहां पर आपको हर कदम पर दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर जो मैंने बड़ा अंतर पाया कि आपको यंगस्टर्स वहां पे खूब दिख रहे हैं, खूब दिख रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, वहां पर
जातियों का बंधन तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो कभी रहा ही नहीं। मुझे लगता है कि मुझे इसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए। मैं क्षमा मांगता हूं अपने दर्शकों से, क्योंकि ये सनातन के इस महाकुंभ में या कुंभों में तो कभी रहा ही नहीं है। ठीक है, मैंने जो ये देखा कि यंगस्टर्स हैं, महिला, मातृशक्ति, पहले केवल ये होता था कि बुढ़ापे में कुंभ नहाना है, अब धर्म कर्म करना है। नहीं, हमारी यंग माताएं बहनें भरपूर हैं। परिवार, परिवार का परिवार शामिल है। पहले जत्थे होते थे, जो मैंने अंतर देखा ना, पहले जत्था होता था कि गांव के या मोहल्ले के सीनियर सिटीजन जो हैं वो महिला पुरुष इकट्ठे होते थे, अलग अलग घरों से दो दो लोग, और उसके बाद एक जत्था बन जाता है। इस बार मैंने देखा कि पहली बार ऐसा लगा, ये प्रतिशत पहले भी था, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अचानक आ गया, लेकिन वो एक बढ़ा हुआ प्रतिशत ऐसा है कि पूरी फैमिली है, साथ में दादा दादी भी हैं। ये जो एक नया जुड़ाव है। और एक अंतिम बात आपको, जो आर्काइव के सच से, 7,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया योगी सरकार ने कुंभ में। क्या हासिल होगा कुंभ में साहब? 1876 का एक आर्काइव का रिकॉर्ड का केवल आधे मिनट में आपको एक डेटा बता देता हूं। अंग्रेजों ने 10,000 कुछ रुपए कुछ आना, वो सब दर्ज है, एक वीडियो में भी हमने किया है, वो बजट रखा था कुंभ का, खर्च किया 9,000 कुछ, 1876 में, याद करिएगा, 1876 में 9,000 कुछ रुपए खर्चा किया। और कुंभ से टैक्सेस लगा के, यहां टैक्स नहीं लगा है, टैक्स तो अखिलेश तक की, मतलब 2013 में टैक्स लगा, मेला टैक्स लगता था भाई, कांग्रेस ने लगाया मेला टैक्स और कुंभ टैक्स। बिना किसी टैक्स के जो राजस्व, उस समय टैक्स लगा के जो राजस्व पैदा हुआ था, वो 32,000 कुछ रुपए कुछ आना कुछ पाई का हिसाब लिखा हुआ है आर्काइव में, खुद अंग्रेज सरकार ने लिखा हुआ है। यानी 10,000 लगा के, 10,000 के बजट में 9,000 लगा के, और सनातन के उस महापर्व से 1876 में कितना पैदा किया रेवेन्यू? 32,000, 3 गुना। ये करारा तमाचा है कि वो साइज बढ़ा लीजिए। तो आज जितना इन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार, जितना खर्चा किया है व्यवस्थाओं पर, उससे न सिर्फ सनातन का गौरव बढ़ा है, अगर विशुद्ध आर्थिक लहजे से भी अगर बात कर लें तो भी ये करारा जवाब है। जी सर, मैं क्या कहूँ, मैं इतना अभिभूत हूँ सुनकर ये कि मेरे बीच में कुछ लगा ही नहीं कि मैं एक पल के लिए टोकूं रोकूं, और जो आप कह रहे थे वो मेरी आंखों के आगे चल रहा था। तो पिक्चर, मतलब मेरे मन में वो इमेजेस बन रही थी कि आप कह रहे हैं कि कोई दादा और अपने बच्चे के साथ, और कोई लोग चल रहे हैं और खुश हैं। आई कुड इमेजिन द फेसेस। ये चीज मेरे आंख के सामने चल रही थी। इतना अद्भुत चित्रण किया आपने, अद्भुत, और इतना अनुभव साझा किया, और क्या ही कहें। और साथ में जो आपने 1876 वाली फैक्ट भी दिया कि क्या है, फिर वहाँ के सेक्टर्स के बारे में बताया, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मतलब मैं दर्शकों से कहूंगा भैया, इसके लिए तो घर पे बैठे होते हुए ताली बजा दीजिए कि क्या अद्भुत चित्रण किया है महाकुंभ का। तो पुष्कर दा, मैं आपके पास आता हूँ। आपने भी बहुत सारे कुंभ देखे, इसमें जाने, समझे, गए, अनुभव किया। ये वाला कुछ अलग है क्या? बहुत छोटा सवाल पूछना मेरा। अलग इस तरह कह सकते हैं कि ये महाकुंभ है कि 44 वर्ष के बाद आया है, तो ये परिभाषा में थोड़ा अलग है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अलग है, जो कि जो हम लोगों की स्मृति में भी नहीं होगा, वो है कि हमारी स्मृति कहां तक जाती है। जो हमारे बाप दादा परदादा, उनकी मेमोरीज जो उन्होंने सुना, तो उनकी मेमोरीज, उनकी स्मृतियां तो जो है दासत्व काल की स्मृतियां, सनातन के पराभाव की स्मृतियां, सनातन के ह्रास की स्मृतियां। हम वो पीढ़ी है जो आज 2025 में महाकुंभ के माध्यम से सनातन के प्रतिस्थापित होने को साक्षात देख रहे हैं। प्रतिस्थापना होती क्या है, स्थापित होता कैसा होता है? यही होता है, इसी तरीके से होता है, जन जन से होता है। महाकुंभ ने यही सिद्ध किया है। ये सनातन जो हम 2014 में जब राजनीतिक रूप से हम पहली बार, हमने गर्व से कहा कि पहली बार भारतीयों की सरकार भारत में आई है, हम उस अपने पुरानी कलिमा को हटाते हुए हम जो है राजनीतिक तक पहुंच गए थे, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से हम उसका बयान कर रहे थे। लेकिन
क्योंकि सनातन और राज दोनों ये एक अद्भुत है जो कि और कहीं है ही नहीं। सनातन राज से है और राज सनातन से है। हम इसीलिए फले फूले थे कि हमारा उसी से प्रतिबद्धता थी। तो हमने उससे आगे बढ़ के अब एक दशक बीतने के बाद एक ये प्रारंभ भी था कि एक दशक तो जो है हमको स्थापित में लोगों को, सोए हुए लोगों को और जगाने की का हमने प्रयास किया, सफल हुए। उसके बाद जो नई जनरेशन एक्स जेड जो भी है, जो कि हमारे पीरियड में तो हमने उनको बर्बाद होते हुए देखा, लेकिन उनमें कौतूहल हुआ, थोड़ा जिज्ञासा हुई। लेकिन आज उसका परिणाम 2025 में आज जो अवनीश वर्णन कर रहे हैं, अवनीश वर्णन जो है घर के पुरोधाओं की नहीं कर रहे हैं। अवनीश 30 साल 40 साल के व्यक्ति, युवक युवती, 16 साल 18 साल उसकी कर रहे हैं। ये नया स्पंदन, यही सनातन इनसे ही स्थापित हो रहा है, यही प्रतिस्थापित कर रहे हैं। हम लोग तो शिल्पकार या मूर्तिकार के पीढ़ी के हैं, स्थापित ये कर रहे हैं। तो ये अब जब कहें क्या है, तो ये महाकुंभ साक्षात सनातन का प्रतिस्थापित ही नहीं कर रहा है, हमको दिखा रहा है, हमको अपना प्रतिबिंब दिख रहा है, हमको उसमें उल्लास हो रहा है, हमें गर्व महसूस हो रहा है, हम लग रहा है कि हम जागृत हुए बिना किसी हम जो है सिद्धि प्राप्त किए हुए। पहली बार जागृतता का एहसास हो रहा है। आप ठीक है वहां पर जाते हैं, एक वातावरण होता है धार्मिक, इट इज मच मोर देन धर्म, इट इज ए कॉन्क्लेव ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये कॉन्क्लेव जो है यही हमारा सनातन, क्योंकि मैं बाबा कह रहा हूं सनातन हमारा प्राकृतिक है और प्रकृति है, इसीलिए ये प्रकृति का प्रकृति से मिलन है। और ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है, जो आप चर्चाएं हो रही है, जो बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, बंधन जिन बंधनों को श्रृंखला में हम जकड़े हुए थे, या हमारा भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व जो है हमको बताता रहा कि ये हो, इसमें बटे हो, उसमें बटे हो, उसको अब एक अलग दृष्टि से आप देख रहे हैं और उसका प्रतिघात भी कर रहे हैं बौद्धिक स्तर पे। तो मैं कहता हूं तुम कि ये महाकुंभ बिल्कुल निराला है, और ये महाकुंभ इसका इतिहास लिखा जाएगा। वहां क्या व्यवस्थाएं है, कितने लोग आ रहे हैं, वो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें सनातन भारत की जनता को या वहां पर आने वालों को ये किसी को सिद्ध नहीं करना है वहां पे क्यों, कैसे आया, काहे के लिए आया, कैसे जा रहा ना, वो प्रश्न लेके आया ही नहीं। ये प्रश्न तो हमारे उल्लू के पट्टे राजनीतिक नेतृत्व तो वो उठाकर कर रहा है, सामाजिक नेता जो वो कर रहे हैं। जनता बिना प्रश्न के आ रही है और सारे उत्तर लेके जा रही है। उसमें कई और प्रश्न होंगे, वो अगली खाती के लिए वो उसका जवाब देगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, एक जागृत अवस्था में सनातन देख रहा हूं, उसको मैं एक ऊर्जा का जो है पूरा प्रभाव देख रहा हूं। फिर जन सामान्य के डिस्कोर्स में जो वहां नहीं गया है, वो भी जो है जो नहीं जा पा रहा है किन्हीं कारणों से, मजबूरी भी हो सकती है, वो जो है उससे जो है आनंदित हो रहा है, उल्लासित हो रहा है, और उसकी खुद की आत्मा में एक अलग टाइप का करंट जो है विस्तार पा रहा है। तो ये जो है यही शुभ संकेत होते। फिर ये पहली बार हो रहा है कि कुंभ आया प्रयागराज में, लेकिन उसने उसकी जो वहां से जो सुनामी निकली या भूकंप निकला, उसने उत्तर प्रदेश के कई जगहों को हिला दिया। बनारस, काशी विश्वनाथ देखिए, गोरखपुर देखिए, गोरखधाम देखिए, अयोध्या देखिए, विंध्याचल देखिए, चित्रकूट देखिए, हर जगह जा रहा है। जो आदमी 700, 800, 1000 किलोमीटर से आ रहा है, वो केवल कुंभ में नहीं आ रहा है, वो इस कुंभ की परिक्रमा भी कर रहा है। या तो परिक्रमा करके पहुंचा है, या यहां से डुबकी लगाने में परिक्रमा कर रहा है। ये इससे सुंदर क्या एक उदाहरण हो सकता है कि सनातन जीवित है, जागृत है, समृद्ध है। सनातन आदि है, अनादि। सनातन की प्रतिस्थापना हो चुकी है, इसमें अब प्रश्न नहीं करना चाहिए कि प्रतिष्ठा पर प्रयास करें।
प्रयास जो थे उसका परिणाम यहाँ की जनता ने दे दिया है। फिर हिंदू जा रहा है क्या? है? मैंने बहुतों को जगह देखा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है विदेशी, वो भी आ रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई आराम चला गया। क्यों आ रहा है? विस्मित हो रहा है, जागृत हो रहा है। वो उसके लिए पिकनिक नहीं है। इतनी भीड़ में जहां पर जिन विदेशियों को भीड़ 50,000 की भीड़, बहुत बड़ी भीड़ होती है जिनके कंसर्टों में, वो यहां जो है दसियों लाखों के बीच में भीड़ में खो जा रहा है। वो स्वयं अपने मूल्यों को ढूंढ रहा है। यही सनातन है। मैं तो जिस महाकुंभ को जो है अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि जीवन में बहुत कुछ देखने को दिया भगवान ने, जो हमारे पुरखों को बता नहीं था। कुछ किए होंगे पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म कि यहां तक जो एक ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाएं हो रही हैं, जो कि इतिहास के पल बन चुके हैं, और जिस पर देखिएगा 50 साल, 60 बाद, 100 साल बाद लोग पीएचडी करेंगे, उसका इतिहास लिखेंगे। आप उस इतिहास को बता, उसका महत्व हम और आप सब जुड़ा न समझ पाए। मैं फिर कह रहा हूं, इसका महत्व जो है भावी पीढ़ियों के लिए हमने वो घटनाएं देखी। तो मैं जो हूं, जो महाकुंभ में देख रहा हूं, जिस तरीके से समस्त वातावरण को, इससे जो है पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक ऊर्जावान वातावरण देख रहा हूं। हर जगह 50 तरीके बातें हो रही, जिज्ञासा हो रही, पूछ रहे, न आरंभ का पता, न इसका अंत का को पता। ये एक मील का पत्थर है, और मैं तो यही कहूंगा कि ये प्रारंभ था कि 144 साल बाद आता है। किसी को नियति में क्या था कोई नहीं जानता था, लेकिन 2013 में तो नहीं आया महाकुंभ, 2019 में तो नहीं आया, 2025 में आया। उसका एक फिक्स है। और कैसे आया कि जिसको हम मानते हैं कि प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, प्रथम सनातनी, जिसने कि सनातन को प्रतिस्थापित करने का पुनर्स्थापना की, जिसने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सनातन के योद्धा योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, और जो इस महाकुंभ का प्रबंधन करने के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भी हैं। तो इससे बड़ा संयोग हो नहीं सकता था। ये है, इसीलिए हुआ। इसीलिए मैं बहुत दृढ़ विश्वास से कह सकता हूं कि ये जो महाकुंभ है 2025 वाला, ये एक अद्भुत घटना है, एक अलौकिक घटना है। इसमें जो है जिसको मैं इस काल में हूं, यही सोच के मुझे विस्मय होता है, मैं चमत्कृत होता हूं। जी अद्भुत। मतलब जी संदीप जी, दर्शकों, मैं जरा संदीप जी की भूमिका खुद अब ले रहा हूं अपने हाथ में। दर्शकों, आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि संदीप आर के सिंह साहब, जिन्हें आप प्रारब्ध के इस मंच पर लोगों से बातचीत करते हुए लगातार सुनते हैं, ये जो वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, इसके एक्सपर्ट है। ये इनका डोमेन है, ये इसमें काम करते हैं, युवा उद्यमी है और बड़े लार्ज स्केल पे काम करते हैं, और बिल्कुल 100% आप समझ रहे हैं सनातनी ईमानदारी के भाव से काम करते हैं। हम सबने देखा योगी आदित्यनाथ जी ने जब कुंभ में पहली डुबकी लगाई, आचमन किया, संगम के जल का आचमन किया। यानी 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो एक धर्माचार्य भी हैं, जो योग पथ से राजपथ की तरफ आए हैं, उन्होंने संकेत दिया और निमंत्रण दिया कि ये आचमन लायक है, आइए खूब छपाक छपाक करिए। ये संभव कैसे हुआ? ये वही यमुना है जो दिल्ली के बाद यहां पहुंचती है, प्रयागराज में। गंगा के स्वच्छ निर्मल गंगा वाला अभियान, जिस यमुना को लेके अरविंद केजरीवाल नाम का, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आवश्यकता है जिक्र करने की, नहीं करना चाहिए, कम से कम राक्षसी शक्तियों का तो जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन वही व्यक्ति यह कह रहा है कि जहर मिला है यमुना के पानी में, और योगी आदित्यनाथ
यहाँ संगम में वाटर मैनेजमेंट इतना शुद्ध है, लोगों का अनुभव बताता है, मेरा खुद का अनुभव बताता है। संदीप भाई, आप अपनी एक्सपर्टाइज से जरा बताइए कि क्या ये तिलस्म है या वाकई गंगा का पानी जो कि मैं देख के आया हूं, वो अब योगी जी ने पी के बता दिया, ये संभव कैसे हुआ? सर, बड़ी बड़ा जरूरी बात आपने कर दी कि ये पानी जो है कैसे स्वच्छ और निर्मल हो रहा है। पहले ये गंदा कैसे होता है उस पर आते हैं। यही यमुना जी हैं जो दिल्ली में झाग फेंक रहे हैं और इस समय भी फेंक रहे हैं, ठीक है। जिस पर केजरीवाल बार बार ये कहता है कि हमने जो है, अभी कल उसने कहा कि हरियाणा ने मिला दिया यमुना में जहर। कौन से पैरामीटर्स हैं जहर के तुम्हारे पास? बीओडी खराब है, सीओडी खराब है, आर्सेनिक मिला हुआ है, कौन सा पैरामीटर? जहर मिला दिया, जहर बोल दिया उसे। मैं हमारे अधिकारियों ने वो पानी अलग कर दिया, उसको रोक दिया। कौन सी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास बहते हुए पानी को रोक देने की और उसको अलग कर देने की? ये नहीं कह रहा है, हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स उसको साफ नहीं कर पा रहे, इतना गंदा। 10 साल से क्या घास छिल रहे थे तुम? इजराइल वाले अपने 80% सीवेज का ट्रीटमेंट करके खेतों में इस्तेमाल करते हैं, उससे सब्जियां और क्रॉप्स उगाते हैं, दुबई और हर जगह एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें इंडस्ट्री का भी ट्रीटमेंट। खैर, तुम तो आईआईटी वाले हो, आईआईटी में टेक्नोलॉजीज नहीं इन्वेंट हो रही क्या? मेरा खुद आईआईटी से टाई अप है सर, मैं आईआईटी की टेक्नोलॉजीज यूज करता हूँ। इसीलिए तू तो मैंने आपसे आईआईटी जानना का, चाहा कि हाँ एक्चुअली संगम का पानी कैसे हाँ, मैं इतना वही वही पवित्र वही कैसे बता हुआ, रहा इतना साफ कैसे हूँ हुआ सर। साहब? वही साफ करने के लिए पहले ये भी तो जानना जरूरी, गंदा कौन कर रहा ठीक है। बात। दिल्ली की जितनी इंडस्ट्रीज हैं सब अपना सारा जहर यमुना जी में डालती हैं, और ये आदमी डालने देता है। और ये सिर्फ, और मैं बता रहा हूँ क्या मॉडल सर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो घोटाला होगा ना सर, वो एक अद्भुत लेवल का घोटाला होगा। आपको याद होगा 2015-16 में लखनऊ में एक सबसे बड़ा एसटीपी है, 350 MLD का, 35 करोड़ लीटर, लखनऊ की आधी जनता का 100 लीटर यदि हम पर पर्सन पर डे का माने कि हर एक आदमी हर दिन 100 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, उस हिसाब से लखनऊ की आधी जनता का गंदा पानी ट्रीट होता है भरवारा नाम के एसटीपी में। एशिया का बहुत बड़ा एसटीपी, बहुत बड़ा एसटीपी। वो आधिकारिक रूप से बंद था 6 महीना। क्यों बंद था? उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस की 100 करोड़ की या उससे ज्यादा की बजट लगती, बिजली लगता है, बहुत कुछ लगता है उसको चलाने में। जल निगम कह रहा था हमको पैसा चाहिए, हम चलाएंगे, नगर निगम कह रहा है हम चलाएंगे। आपस में नौटंकी चल रही थी, या ये बात हो रही थी कि तुम चलाओ, नहीं तो कह रहे तुम चलाओ। बजट वाली बात थी। आजम खान जो था वो नगर विकास मंत्री था, उसके दोनों ही डिपार्टमेंट उसके अंदर, जल निगम नगर निगम दोनों। 6 महीना तक आधिकारिक रूप से बंद था। 6 महीना 35 करोड़ लीटर गंदा पानी बिना ट्रीट हुए गोमती जी में गिरा है। और भरवारा के बाद आप अगर गोमती जी को देखें, काली हो जाती है। नैमिषारण्य में आप गोमती जी को देखेंगे तो पानी में मछलियां दिखती है। ये करता है एक शहर नदी के साथ। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पेपर में लिख के दिया कि एसटीपी का पानी जो है बहुत क्वालिटी का है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी बहुत बढ़िया साफ निकल रहा है। एसटीपी आधिकारिक रूप से बंद है, पॉल्यूशन कंट्रोल लिख के दे रहा है, सारे पैरामीटर मीट कर रहे हैं, ट्रीटेड वाटर। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। एसटीपी क्यों लगते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि पानी जो है साफ करके ही आप प्रकृति में डालेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को योगी जी, हर शहर कितना गंदा फेंकता है मैं ये बता रहा हूँ, और दिल्ली तो हलाहल फेंकता है, और ये केजरीवाल उसको रोकता नहीं है। मथुरा में एसटीपी लगे हैं, 150-150 के चलते हैं डेली, उनकी वर्किंग, उनका बजट है। उत्तर प्रदेश का जल निगम, मथुरा से कोई गंदगी नहीं गिरती है यमुना में। आगरा में 160 MLD का एसटीपी लगा है, 160 MLD मतलब 16 करोड़ लीटर पानी का एसटीपी लगा है, और मल्टीपल अलग अलग लगे, ठीक है। ये है, गंगा जी आ रही है। कानपुर में सीसा में नाला था, और वो 125 MLD का एसटीपी है, उसका उद्घाटन जो है मोदी जी ने स्वयं किया था। और ये कैसे चेक होते हैं कि ये एसटीपी जो है, और मैं उस सीसामऊ नाले के एसटीपी की कहानी बताऊं। कानपुर में लेदर का काम होता है, लेदर में सबसे ज्यादा पॉइजनस एलिमेंट्स यूज होते हैं, साइनाइड से भी यूज होते हैं, HC और एसिड्स यूज होते हैं लेदर की टैनरीज में। चमड़ा कटान भी पहले होती थी, कटान होती थी, उसका खून, ये वो सब चीजें गंगा जी में जाती थी। ये काम था अखिलेश यादव आजम खान की सरकार के टाइम में, और उन लोगों को क्लीन चिट दे दिया जाता था, हाँ कभी पैसा लिया और बात खत्म। सीसामऊ नाले पे एसटीपी भी नहीं है सर, वो सीईटीपी है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है।
उसकी मॉनिटरिंग पीएमओ से होती है। उसमें सेंसर्स लगे कि ये पानी जो गिर रहा है इस समय में इस पानी का क्या क्वालिटी पैरामीटर, ये नहीं कि बोतल में भरे और लैब में लेगा फिर टेस्टिंग हो रही है, नहीं। ओसीएमएस ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं कि एक एक सेकंड में इस पानी का क्या पैरामीटर है, क्या ट्रीटमेंट है, ये निकला तो क्या गंगा जी में क्या क्वालिटी है वाटर का, ये पीएमओ मॉनिटर करता है सर। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो छोड़ दीजिए, इस समय देश के जो उत्तर प्रदेश के मेजर एसटीपी है सब में ये सिस्टम लगा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम। उसकी जानकारी सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं तो पीएमओ नहीं तो जल निगम या इन लोग के ऑफिस में डायरेक्ट होती है। किसी अधिकारी से कभी भी पूछा जा सकता है कि भाई साहब क्या चल रहा है। दूसरा, चलते हुए पानी को कैसे साफ कर लेंगे, ये तो जी बड़े शहरों की बात बता रहा हूँ। रायबरेली में डलमऊ नाम की एक जगह, वहां गंगा जी है, छोटा सा कस्बा है, 2 एमएलडी का एसटीपी लग चुका है सर। नगर पालिकाओं ऐसी नगर, नमामि गंगे में क्या हो रहा है, गंगा जी यमुना जी में जितने नाले गिर रहे हैं छोटे कस्बों के, और जगह जगह अलग अलग टेक्नोलॉजी, जहां जिसकी आवश्यकता है, जहां से एसबीआर की आवश्यकता है एसबीआर लग रहा है, जहां वेटलैंड की आवश्यकता है वेटलैंड लग रहा है। यहाँ पे छोटे चलते हुए नाले को कैसे ट्रीट करेंगे, नैनो बबलर्स लग रहे हैं, ओजोनेटर्स लग रहे हैं। पानी में यदि हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे तो पानी जो है अपने आप को बहुत हद तक साफ कर लेता है। ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने की बात है। चलते हुए नालों में इस तरीके के सिस्टम्स लग रहे हैं। बोकाशी बॉल्स होती है जापानीज, पानी में वो बॉल्स फेंक दीजिए, 700-800 मीटर तक वो ऐसे बैक्टीरिया छोड़ता है पानी में, उसकी एक्टिविटी चालू हो जाती है कि बहते हुए पानी में वो बहुत सारी गंदगी को कंज्यूम कर लेता है और पानी के साथ बहकर निकल जाता है। ठीक है। बहुत सारे बायो रेमिडिएशन होते हैं, बायोमीडियाज होते हैं जिनको छोड़ा जाता है, उसको वो किया जाता है। कई नालों में नाला गिर रहा है, क्या कर लोगे आप, ठीक। एक जियो ट्यूब्स होती है, जियो ट्यूब में नाले का पानी गया, उसके बाद जितनी गंदगी थी उसको रोक लिया, उसके बाद साफ पानी को आगे जाने दिया, उसकी मतलब जो ऑस्मोसिस प्रोसेस से उसका जो फिल्ट्रेशन होता है वो फिल्ट्रेशन होता है। 15-20 तरीके की टेक्नोलॉजी लगी हुई है साहब इस समय, और पूरे उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। और एक मैं उससे बड़ा चमत्कार बताऊं सर, मैं बनारस से अभी होके आ रहा हूँ। प्रयाग के बाद गंगा जी बनारस पहुंचती है ना, प्रयाग में 5 करोड़ 10 करोड़ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, कुछ निवृत्त हो रहे होंगे, मलमूत्र क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे। आपको बनारस में उसका असर नहीं दिखता। एफएसटीपीज बने हुए हैं, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो भी आपने बताया कि जो आपने रेत पर देखा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टॉयलेट बने हुए हैं, तो टॉयलेट से कहाँ जा रहा है, टॉयलेट से टैंकर कलेक्ट कर रहे हैं, टैंकर कहाँ ले जाकर डिस्पोज कर दे रहा है इतना। वो तो मैंने देखा, मैं नहीं कह रहा हूँ टैंकर लेके कहाँ जा रहा है, वो मैंने देखा टैंकर्स आते हैं और टैंकर जो है उसको सोक करते हैं, सोक करने के बाद टैंकर भरते हैं और फिर वो टैंकर प्रकृति में नहीं छोड़ रहा है सर। वो गाजीपुर, वो क्या नाम है जो उसका, दिल्ली में गाजीपुर की तरीके से कूड़े का पहाड़ बना दिया है, वैसे नहीं छोड़ रहा है, उसकी भी ट्रीटमेंट होती है, उसको ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उसको ट्रीट करके उसका नीचे। हाँ, तो एक चीज खाली बताइएगा दर्शकों के लिए, ये बेहद जानना जरूरी है। आप जो ये सारा इंतजाम बता रहे हैं, ये सारे टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, ये इतने टेक्निकल टर्म्स आप बता रहे हैं, इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, ये क्या केवल कुंभ के लिए है या कुंभ के लिए ही किया गया था, या ये कंटिन्यूअस एक सतत प्रक्रिया है जिसकी वजह से आप कभी भी जाइए तो आपको त्रिवेणी में इतना ही शुद्ध गंगा यमुना का पानी मिलेगा? सर देखिए, 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि कुछ होते हैं परमानेंट यूनिट्स, तो वो तो लगती जा रही है, वो लगती जा रही है, बनती जा रही है, लगती जा रही है, बनती जा रही है। जैसे अभी भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन 2 योजना आई है, उसमें उत्तर प्रदेश की 700 नगर पालिकाओं में एसटीपी लगेंगे। छोटे छोटे जितने नाले नगर पालिकाओं में जितना है पहले का, मतलब बहुत बड़ा कारण बता रहा हूं, और अस्थायी ये दोनों का मिक्स है, जिसके वजह से इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आया है कि जिसको जहरीला यमुना कह रहे हैं, जहरीली यमुना कहते हैं अरविंद केजरीवाल, जो अपनी जहर वाली राजनीति को, वहीं प्रयाग आते आते स्वच्छ जल ये मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को इस सर जो यमुना जी की लेंथ है, अच्छा और यमुना जी मिला होगा जी। सर यमुना जी की जो लेंथ है, मैं बस एक आखिरी बात कह रहा था, यमुना जी की जो लेंथ है, यमुना जी का जो फ्लो है वाटर का, मैक्स सुबह 48 से 54 घंटे में वो प्रयाग पहुंच जाते हैं दिल्ली से, जाता है, और उसके बीच में उतने में ही उस गंदगी को ट्रीट कर लिया। क्या बात, क्या बात। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके अच्छा, से इसमें सर कुछ लोग ना, वीडियो का शुरुआत आपने की थी, उसी तरीके से अब इस चर्चा को आप खुद ही कंक्लूड करें प्लीज। मैं कर रहा हूँ सर। इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे इसमें साफ पानी मिला दिया जाता है, चंबल का पानी आ जाता है, कहीं से साफ पानी छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है भाई,
वो जो चंबल नदी आ रही है वो भी तो कुछ शहरों का, झांसी का, इनका उनका, या कहीं से अपना गंदगी लेके आ रही है ना। कहाँ कहाँ रोका गया है, कैसे कैसे रोका गया है कि जहां से साफ पानी आके मिल रहा है वो साफ पानी ही रहे। नदियां ही है हमारी साफ पानी के स्रोत, और कोई स्रोत नहीं है साफ। अगर राप्ती जा रही है या सरजू जा रही है या कहीं जाके कोई भी जाके मिल जा रहा है गंगा जी में, गोमती जी जा रही है, प्रयाग से पहले मिल रही है, इटावा में इटावा में चंबल यमुना से मिल रही है, सबको रोका गया है। और ये एक अद्भुत लेवल ऑफ मॉनिटरिंग चल रही है सर। इस पे जल निगम का, मैं चूंकि पर्सनली इन्वॉल्व रहता हूँ इन चीजों में, मैं जानता हूँ, तो कह सकता हूँ कि ये कहानी ये 1.5 साल 2 साल पहले से प्रक्रिया चालू हो गई है। प्रेजेंटेशन हुई है सर 48-48 घंटे की, नगर विकास के प्रमुख सचिव के साथ मीटिंग्स हुई है, प्रेजेंटेशन हुई है, IIT से प्रोफेसर आए, कंपनीज आई हैं, इजराइल के लोग आए तो भैया पानी साफ करना है, कैसे करना है। जिसने जो टेक्नोलॉजी बताई सर 19 में, पता है क्या हुआ था, जिसने जो प्रेजेंटेशन दी, चलो तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, पानी साफ चाहिए। वहां पर बैठ के सेंसर्स लगे हुए हैं जो पानी की क्वालिटी मॉनिटर कर रहे हैं सर। मैं बता रहा हूँ 2.5 BOD का पानी है, और कई जगह तो उससे भी कम है। अद्भुत क्वालिटी ऑफ वाटर है साहब, अद्भुत क्वालिटी ऑफ वाटर है। तो ये मैं कह रहा था, मैं अब समापन करना चाहूंगा इस चर्चा का। बहुत तीनों एंगल पे बात हो गई, और मुझे लगता है कि जो अभी पुष्कर दा से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, पुष्कर दा ने एक शब्द कहा, मील का पत्थर है ये महाकुंभ। भारत के इतिहास में, सनातन के इतिहास में मील का पत्थर है। और इसमें सिर्फ सिर्फ उसका योगदान नहीं है जो आज है इस समय धरती पर, इसमें हमारे सारे सनातनी पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने जिंदा रखा, और कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमको, अगली पीढ़ियों को कुंभ देते गए, ताकि आज हम यह अनुभव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आदमी अमीर होता जाता है ना, उसका प्रयास ये होता है कि वह जीवन में अपने आस पास से भीड़ को काटता चलता है। वो जितना अलग रह सकता है, जितना अलग ट्रैवल कर सकता है, जितना बेहतर रह सकता है, अपने आसपास उसको बहुत लोग नहीं चाहिए। तो जब जब वो चाहता है तब लोग चाहिए, तो जब नहीं चाहता नहीं चाहिए। पर इस भीड़ में, कुंभ की इस महाभीड़ में, उस उस असाधारण व्यक्तित्व वाले लोगों को अब साधारण होने की भी इच्छा जागृत हो गई। वो भीड़ का पार्ट हो जाना चाहता है, और वो वह देख रहे हैं कि वो प्रकृति के आगे कितने छोटे हैं, कितने छोटे हैं। इस मानव समूह के आगे कितने छोटे हैं। उस मानव समूह के एक छोटा हिस्सा है। और कई बार ना, जब हम दैव की बात करते हैं, डिवाइन की बात करते हैं, तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में यह है कि वो अपने आप को प्रकृति से और सबसे अलग समझते हैं। हमें यह है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं। और ठीक है, एक इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, बन जाता है, बहुत कुछ बड़ा कर जाता है, पर कहीं ना कहीं आके प्रकृति, सनातन और मानवों के आगे छोटा हो जाता है। ये कुंभ हमें ये भी सिखाता है। और शायद यही जो अवनीश सर कह रहे थे, BMW वाले, मर्सिडीज वाले ये सीख रहे हैं, दादा ने जो बात कही, यही सीखने की आवश्यकता है इस समय, शायद मुझे ऐसा लगता है। बाकी दर्शकों, आपको क्या इस चर्चा में क्या सही लगा, क्या गलत लगा, आपकी अपनी राय क्या है, वह भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। बातें जरूरी होती है, बातें बड़ी जरूरी है, की जानी चाहिए, लगातार चर्चा करते रहना चाहिए। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। राम राम, प्रणाम। राम राम। राम राम। नमस्कार। जय जय श्री राम।